हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, जिन्होंने चेतावनी दी है कि भाई जो दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अगर ये इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले साल यानी कि 2023 में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई ये वर्ल्ड बैंक क्या है, तो वर्ल्ड बैंक आसान भाषा में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है उनको कैपिटल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि उनको कोई हाईवे बनाना है या कोई देश भर में डैम बनाना है, इस तरह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए लोन और ग्रांट प्रोवाइड करता है। और आपने एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक में जो डिफरेंस है वो इनके पर्पस और फंक्शन में है। जैसे कि जो आईएमएफ है वो दुनिया भर में जो मॉनेटरी सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी पे काम करता है। अगर कोई कंट्री है वो अपने लोन्स पे नहीं कर पा रहा, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज है, तो उसको वो ध्यान में रखते हुए आईएमएफ उनकी हेल्प करता है। जैसे कि पाकिस्तान के केस में अभी देखा था कि आईएमएफ ने 1.2 बिलियन की जो पेमेंट है वो रिलीज करी है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है उसका गोल है कि दुनिया भर में जो गरीबी है उसको खत्म करना, ताकि ये जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इनसे अगर कोई कंट्री लोन लेता है तो उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। अगर आईएमएफ से कोई लोन लेता है तो मतलब है कि वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हैं और अब उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में आ रही है और दुनिया भर में उसका इम्पैक्ट ज्यादा ना हो, इसके लिए आईएमएफ आगे आता है और उनकी मदद करता है। और तो ये बात तो हो गई वर्ल्ड बैंक की। तो अब अगर बात की जाए कि भाई ये रिसेशन क्या होता है, तो रिसेशन की अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो एक सस्टेन्ड पीरियड होता है, यानी कि एक लंबा पीरियड जिसमें कि जो रियल जीडीपी है उसकी ग्रोथ नेगेटिव रहती है। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस पीरियड में बढ़ता है, तो उसको रिसेशन बोला जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इसमें इकोनॉमी स्ट्रगल करती है, लोगों की जॉब्स जाती हैं, कंपनी की जो सेल्स है वो कम होती है, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक आउटपुट है कंट्री का वो नीचे आ जाता है। और अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की स्टडी के बारे में बात करें तो इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव यानी कि डिटेल्ड स्टडी करी है रिसेशन को लेकर के। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप अगर वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इनकी रिपोर्ट। ये 45 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट है। अगर आप इस टॉपिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस 45 पेज की जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है उसमें से मेन बात को फोकस करें तो वो है इंटरेस्ट रेट को लेकर के। तो वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि भाई जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, जैसे कि यूएस का फेड रिजर्व हो गया, यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, भारत का आरबीआई हो गया, ये जिस तरह से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इससे 2023 में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो कोविड के टाइम पे जो हमारी रेपो रेट थी वो 4% थी। उससे पहले लगातार इसमें कमी देखी जा रही थी, लेकिन इस साल मई से इसमें बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑलरेडी 1.4% यानी कि 4 से लेकर के 5.4% पे रेपो रेट आ गई है। और मॉर्गन स्टैनले का ये मानना है कि जो इस महीने के एंड में जो आरबीआई की मीटिंग होगी उसमें इसको फर्दर 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से बढ़ा करके 5.9% किया जा सकता है। तो यानी कि फर्दर इससे रेट बढ़ाई जा सकती है। यूएस की अगर बात की जाए, यूएस में 2020 में जब कोविड आया था तो 0% इंटरेस्ट रेट थी और अब ये लगातार बढ़ करके 2.25% हो चुकी हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जो सितंबर की फेड मीटिंग है इस वीक में 20 और 21 तारीख को, उसमें ये 75 बेसिस पॉइंट इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा सकती है। 80% लोग ऐसा मान रहे हैं, हालांकि 20% तो ये मान रहे हैं कि 1% भी बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 3 से 3.25% ये इंटरेस्ट रेट हो सकती है, जो कि कोविड के टाइम पे 0% थी। और अगर हम यूके की बात करें, यूके में भी आप देखेंगे कोविड के टाइम पे जब 2020 में ये 0.1% थी, वहां से बढ़ते बढ़ते अब ये 1.75% हो गई है। तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है जिस तरह से ये रेट बढ़ा रहे हैं, इसी की वजह को वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि भाई इसी वजह से ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। आप आगे भी देख सकते हैं
कि अभी तो ये 5.9% होगी भारत में, ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में 6% से भी ज्यादा पे ओवरऑल हमारी इंटरेस्ट रेट रहने वाली है और एक लंबे समय तक रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम यूएस की बात करें तो 2022 में ये 4% तक बढ़ सकती है और एक लंबे समय तक ये हाई रह सकती है। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है उसकी हाइलाइट्स की बात करें तो उन्होंने इन्फ्लेशन की बात करी है कि भाई ये 40 साल के हाई पे है यूएस और यूके में खास करके। और उसकी वजह ये है कि जो पेंडेमिक के बाद डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ी है, जब से कोविड 19 थोड़ा सा कमजोर हुआ है तो डिमांड बढ़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सप्लाई है वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से वहां से एनर्जी एनर्जी फ्यूल फूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो एक तरफ सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, इस वजह से इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर के जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। उनका मानना है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो महंगी होगी, तो जिससे कि लोग कम डिमांड कम होगी और ओवरऑल प्राइसेस कम हो जाएंगे। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर लोन्स महंगे होंगे तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी और इससे क्या होगा कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है 2023 में। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है जो कि एक लंबे समय तक उनको परेशान कर सकता है। और ये जो वार्निंग है वर्ल्ड बैंक की ऐसे टाइम पे आ रही है जबकि अगले वीक में यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग है 20 और 21 तारीख को। बैंक ऑफ इंग्लैंड अपनी जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो 22 तारीख को पब्लिश करेगा। तो ऐसे में वो उम्मीद है कि बहुत ही तेजी से एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। तो वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट को देखकर देखना होगा कि उनके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो प्लान है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या वो अभी भी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है 1970 के बाद सबसे जो डीपेस्ट या स्टीपेस्ट स्लो डाउन फेस कर रही है, यानी कि 2008-9 का जो स्लो डाउन ज्यादातर हम जानते होंगे उससे भी बड़ा स्लो डाउन इस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी फेस कर रही है। इनके हिसाब से जो दुनिया की 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस, चाइना और यूरो, यहाँ पर पे जो स्लो डाउन है वो शार्पली देखा जा रहा है। और इनके हिसाब से इस सिचुएशन में अगर कोई भी मॉडरेट हिट भी ग्लोबल इकोनॉमी को अगले साल लगता है, यानी कि कोई भी सरप्राइज आता है, तो डेफिनेटली इससे रिसेशन ट्रिगर हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये तो हो गई कहानी जो सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इन्होंने बोला है कि भाई एक तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको अपने एक्शन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो पॉलिसी डिसीजन है वो उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि जो डिग्री ऑफ टाइटनिंग है यानी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जब तक सप्लाई डिसरप्शन और लेबर मार्केट इश्यूज सॉल्व नहीं होते, यानी कि जब से रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसका या तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा या उस वॉर को खत्म करना पड़ेगा, जाकि ताकि जो सप्लाई साइड है वो स्ट्रांग हो। क्योंकि जो रेट बढ़ा के आप डिमांड को कम कर सकते हैं, लेकिन डिमांड को कम करने की बजाय सप्लाई को आपको बढ़ाना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन है, चाइना में कोविड के कब्स लगे हुए हैं, दुनिया भर में जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चीजें उन्होंने बोला है कि सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। नहीं तो जो कोर इन्फ्लेशन रेट है यानी कि जिसमें से अगर हम फ्यूल का इन्फ्लेशन हटा दें तो वो 2023 में ग्लोबली 5% पे पहुंच सकता है। और इसको टैकल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो दुनिया भर में 2% पॉइंट से और भी बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई अगर फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रेस भी आ गया तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2023 में 0.5% तक स्लो हो सकती है, जो कि पर कैपिटा टर्म्स में 0.4% की कॉन्ट्रैक्शन मानी जाएगी, जो कि टेक्निकली ग्लोबल रिसेशन की डेफिनेशन को मीट करेगी, यानी कि टेक्निकली ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि बहुत सारे हिस्टोरिकल जो इंडिकेटर हैं ग्लोबल रिसेशन के वो ऑलरेडी वार्निंग दिखा रहे हैं और उससे साफ साफ लग रहा है कि 1970 के बाद अब हम सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और स्लो डाउन के अगर हम साइंस की बात की जाए तो ये भी दिखने लगे हैं। जैसे कि अभी थर्सडे को ही पिछले जो बृहस्पतिवार था उसमें जो फेडेक्स है उन्होंने अपने इन्वेस्टर को वार्न किया है कि भाई जो शार्प और अनएक्सपेक्टेड स्लो डाउन देखा जा रहा है इनकी एक्टिविटी में। फेडेक्स आपको पता होगा बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो इन्होंने बोला कि खासकर एशिया और यूरोप में स्लो डाउन देखा जा रहा है और उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ मिलियन जो ये अपने फोरकास्ट है इनके रेवेन्यू का उसमें ये शॉर्ट रह सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये प्लान कर रहे हैं कि अपने दर्जनों ऑफिसेज जो दुनिया भर में है उसको बंद कर दें और काफी जगह पे ये अपनी सर्विस को रिड्यूस कर देंगे क्योंकि इनकी डिमांड में काफी ज्यादा कमी देखी जा रही है। और इस वजह से हमने देखा कि जो फेडेक्स का शेयर है वो ऑलमोस्ट 20% नीचे गिर चुका है।
और इसके अलावा जो दूसरी डिलीवरी फर्म है, चाहे वो अमेज़न हो, डॉइश पोस्ट हो, रॉयल मेल हो, इनके शेयर में भी भारी गिरावट देखी गई है। और अब अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया इस टाइम पे हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो इस टाइम पे अगर दुनिया भर में प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा। जैसे कि अगर यूएस में रिसेशन आता है तो वहां की जो इकोनॉमी पे हमारी बहुत सारी कंपनीज, खास करके जो आईटी कंपनीज हैं, वो डिपेंड करती हैं। अगर वो उनकी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके रेवेन्यू प्रॉफिट में कमी आएगी, तो वो हायरिंग कम करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम देश भर में शुरू होगी, वो डिमांड में कमी लाएगी और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी। तो इसलिए हमें देखना होगा कि किस तरह से हम सप्लाई को मजबूत करें, ताकि ओवरऑल हमारी सप्लाई स्ट्रांग हो, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल आए रादर देन डिमांड कम करने से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।